अटक रिफाइनरी है, मैं अटक रिफाइनरी बहुत रिकमेंड करता हूँ। अटक रिफाइनरी की बुक वैल्यू है 1450 रुपये और शेयर उसकी हाफ प्राइस पे है। तो फॉर मी, और अर्निंग उसकी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, तो फॉर मी, और कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, तो फॉर मी अटक रिफाइनरी इज अंडर वैल्यूड। कुछ स्टॉक्स को लेके आपसे पूछना था कि कुछ मैंने ऊपर पे बाइंग की हुई है। अब मैं जो स्टॉक बाय करता हूँ वो नीचे आ जाता है। अब ये मेरा लक है या क्या कहें इसको मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर दो तीन स्टॉक्स हैं, ये एसपीएसएल है। एसपीएसएल की न्यूज भी आई थी, तो ये न्यूज के बाद जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन अब ये मुस्तकिल नीचे ही है। तो इसकी 2096 की मेरी बाइंग है एसपीएसएल की। किसी भी नए एंट्रेंट को तो ऐसी कंपनीज में चांस लेना ही नहीं चाहिए। उन कंपनीज में चांस लें जो कि फंडामेंटली साउंड है और पता है कि अच्छा कैपिटल गेन और डिविडेंड दे देंगी। तो बताएं एयर लिंक के बारे में। 165 की बाइंग है और ठीक अभी है। वो मतलब 139 के ऊपर है। जबकि सुफियान भाई ने बताया भी था कि इसका लोएस्ट 155 है, जो एलएस था। तो आई वाज नॉट ओके। एबल टू मेक एग्जिट। अब बताएं कि क्या किया जाए, वेट करें, थोड़ा स्विंग यू दिखेगा। गॉट, आप शेयर्स किस लिए लिए थे? लॉन्ग स्विंग के लिए लिए थे या इन्वेस्टमेंट के लिए सर? एंड सर स्विंग के लिए, इट्स नॉट लाइक जी इन्वेस्टमेंट कर दी और बैठ गए। इट्स जस्ट फॉर वन सर और थोड़ा, टू मंथ मैक्सिमम। मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीयत से 80% तो अपनी होल्डिंग वही है, लेकिन ठीक है। 20% मैं जो ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ अमूमन वो सारे ही लॉस में जा रहे होते हैं। ट्रेडिंग्स भी ठीक मेरी है। जो अनफॉर्चुनेटली जो कॉल्स में लेता हूँ वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट ही की तरफ रहना चाहिए? मेरा लॉन्ग टर्म ही है पर्सपेक्टिव, और उसमें सबसे ज्यादा जो मेरा लॉस है वो एवंसियन और एयरलिंक में है। अगर आप भी इन लाइव जूम सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं, या आप टीम स्टॉकिफाई की कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं जिसमें स्विंग विद स्टॉकिफाई, ट्रेड विद स्टॉकिफाई, इन्वेस्ट विद स्टॉकिफाई, इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इसके अलावा पोर्टफोलियो डिजाइनिंग और दीगर सर्विसेज, तो आपने एक व्हाट्सएप करना है 0336244466। बैक टू द सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। साद भाई मैं काशिफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, मैं सर अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ एयरफोर्स से। तो पहले तो मैंने कम जबरदस्त। कम अमाउंट मैंने इसमें डाली हुई थी। तो अभी रिसेंटली मैंने तकरीबन इसको 4 मिलियन प्लस अपने अकाउंट को मैं लेके गया हूँ सिग्नेचर ग्रुप पे। मैं अभी मतलब कुछ 1 महीना ही हुआ है इसमें मैं इंक्रीज किया मैंने अमाउंट को। सर ठीक है। मैंने आपसे कंफर्म ये करना था कि मेरे पास दो शेयर्स में मैं मुझे जहाँ तक समझ में आ रही कि मैं फंसा हुआ हूँ उसमें। एक एसएसजीसी है, ठीक है। मैंने 33 का लिया है, 33 की एवरेज है उसकी। ठीक है। ठीक है। और दूसरा एसपीएसएल जो है ना, मैं वो 22 का लेके जो ना वो एक किस्म का फंसा हुआ हूं, यानी कि तो उसमें एसपीएसएल के मेरे पास 50,000 शेयर्स हैं और एसएसजीसी की कितने की बाइंग है? 40,000 शेयर हैं सर। बाइंग कितने की है? थर्टी बाइंग थ्री की एवरेज क्या है? थर्टी 30। थ्री थर्टी थर्टी थ्री ठीक है। सही है। और एसपीएसएल की जो है ना उसकी है 22 है। सही है। दो शेयर्स ही? दो शेयर हैं और तीसरा शेयर सर स्पेल है, वो पिछले साल का, यानी कि मैंने इसको लिया था बस। अब इतना हाउ नो थी नहीं थी ना, इतना मैंने इसको मतलब स्टॉक से इतना स्टडी किया हुआ था। वो मेरी 71 की बाइंग है और वो मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ उसको। मैंने जो ना उस पर नहीं सेल किया, यानी कि क्योंकि 4,500 शेयर था मेरे पास, वो अभी तक मैंने जो ना उसको होल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि। तो उसके बारे ठीक में है। मुझे काइंडली बता दें कि मैं उसका क्या सेल कर ठीक दूं या उसको अभी 60 तक देख लूं, थोड़े कम लॉस में, यानी कि सेल कर दूं मैं इसको ठीक फिर। है। ठीक है, सही है। मैं आपको तीनों शेयर्स का बताता हूँ। पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्टिव जानना चाहूंगा। सर आपने सर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में स्टार्ट की, तो बंदा जी जी स्टार्ट करता है अपनी इन्वेस्टमेंट एक ऑब्जेक्टिव से शुरू करता है कि यार या जी तो सर। मैं यहाँ से ट्रेडिंग करके पैसा बनाऊंगा, या मैं सही है। अपनी एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के बाद की कुछ प्लानिंग होती है बंदे की, या मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा ताकि मेरे कुछ जी अच्छे पैसे बन जाएं। आपका ज़हन क्या था इन्वेस्टमेंट करते हुए? सर फिलहाल तो जो मैंने शेयर ली थी ये तो मैं स्विंग के तौर पे लिया है मैंने, यानी कि आप ये समझ लें कि वन वन मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ कर लें, यानी कि एसपीएसएल और जो एसएसजीसी ऐसा ऐसा मैं जो ना वो मेरा माइंड जो ना वो आपको पता है वो सबका ही ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट में चले जाता है। पहले बंदा ट्रेडर आता है, फिर जो ना वो जबरदस्ती हाँ, का ये नहीं इन्वेस्टर बन करना। जाता है। ये गलती नहीं करनी। अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग ही करनी है, जी इन्वेस्टमेंट जी करनी है जी। इन्वेस्टमेंट करनी है, या नहीं अगर फिर मैं प्लान उसमें दोनों, अगर तो जी जी प्लान दोनों का है तो 70 to 75% से इन्वेस्टमेंट करनी है, रिमेनिंग से ट्रेडिंग करनी है, अगर तो ऐसे ही कंफ्यूज है, है। बट ऐसे ही करूँगा। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बंदे को स्लोली स्लोली समझ आता है मैंने करना क्या है। अच्छा, बिल्कुल मैं आपको गाइड करता हूँ। एसएसजीसी तो जैसे ही रेट टू रेट आए निकाल दें उसको। रेट ठीक टू हो गया। रेट आए, एक आधा रुपया नीचे भी हो, बिकता है, निकालें। एसएसजीसी से बेहतर कंपनीज हैं, अगर तो स्विंग करनी है तो उसको बेच दें। ठीक जो हो गया। दूसरी कंपनी आपने खरीदी हुई एसपीएसएल, कोई मसला नहीं है, रेट पे आ जाएगी। शायद आ इस जाएगी वीक में आ रेट। जाए, नेक्स्ट वीक में आ जाए, ये रेट पे आ जाएगी, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तीसरी कंपनी आपने बताई है स्पेल की। सर स्पेल में तो वॉल्यूम्स भी बड़े कम लगे हैं। स्पेल को थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए, अगर ऐसे ही तो। हो बस जी जी 63 तक भी गया था वो। मैं एक दो महीने पहले, यानी कि 2-3 महीने पहले 63 तक गया था। मेरी 71 की मेरी बाइंग थी। तो वो 63 तक भी गया था। मेरा तब मूड बना कि मैसेज जांच वालों में बस नहीं छूटी, वो दोबारा नीचे आ गया। अब दोबारा मेरे ख्याल में वो 55 तक गया है शायद, कल परसों ये लास्ट वीक में। फिर हम्म, दोबारा टच करके फिर वापस आ गया, यानी कि। तो अच्छा। या तो मैं इसको एवरेज कर लूंगा, मतलब जब मैं नहीं नहीं नहीं, एस पी एवरेज एस नहीं एल। करना। ठीक है। एवरेज नहीं करना। स्पेल को एवरेज सही है। करने की जरूरत नहीं है। स्पेल को बस अभी फॉर नाउ छोड़ दें। कुछ थोड़ा सा बेहतर रेट पे आया तो निकाल दिएगा। बाकी दो स्टॉक्स में ये एसएसजीसी सारा निकाल दें। आता है रेट पे
33 की बाइंग है, 33 पे आता है, 30 से ऊपर जिस रेट पे भी आया निकाल दें उसको। और जो आपका SPSL है, SPSL से रिलेटेड कुछ बातें आ रही थी कि इस पे कोई इंक्वायरी या कोई इशूज चल रहे हैं इनके, लेकिन जी वो भी जी कंपनी ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, अच्छी कंपनी है, चलेगी, इसमें पोटेंशियल है अभी। तो इसको आप होल्ड करेंगे, 22 से ऊपर के लिए भी होल्ड करेंगे, ये आपको प्रॉफिट्स देगी, जहाँ पे देगी वहाँ पे 50% बेचिएगा, 50% होल्ड करिएगा, मजीद ठीक हो इसके अंदर आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा कैपिटल गेन देगी, मार्केट थोड़ी सी चलेगी अगर तो। जी बाकी जी SSGC को निकालें और उसकी जगह किसी डिफेंसिव स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, डिफेंसिव हो, लेस रिस्की स्टॉक हो, बैंकिंग सेक्टर आपके पास नहीं है, कोशिश करें मिजान या फैसल बिल्कुल में से कोई एक बैंक खरीद लें, अच्छी इन्वेस्टमेंट ठीक हो करेगा। तो बाकी खैर बैंक अल इस्लामी पे भी अभी तो उसमें कोई ऐसा पोटेंशियल पहले तो नहीं रहा, कोई मूवमेंट भी नहीं रही, लेकिन थोड़ा बहुत डिविडेंड देता है, कैपिटल गेन के भी चांसेस नजर आ रहे हैं, बट आप अभी ना लिएगा क्योंकि मैं आपको एक बहुत डिफेंसिव स्टॉक की तरफ रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। तो बैंकिंग सेक्टर ठीक हो जरूर इंप्रूव करें, या मिजान में चले जाएं या फैसल में चले जाएं, और साथ में ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन के अंदर OGDC चूज कर लें, दो स्टॉक्स के ऑलरेडी अंदर अपनी SSGC की डाइवर्सिफिकेशन करें, तो इन्वेस्टमेंट आपकी ठीक हो स्टेबल हो जाएगी, एटलीस्ट जो मार्केट का रिटर्न है वो तो आना शुरू होगा ना, एटलीस्ट बिल्कुल एनुअल रिटर्न, तो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। बाकी जब फ्री कैश मजीद आता है तो ट्रेडिंग डेस्क पे जो नंबर है उनसे रब्ता करिएगा, उनको जब फ्री कैश आपके पास होगा उस वक्त ही आपको स्ट्रैटेजी बताई जा सकती है कि आपने क्या करना। ठीक है सर। ठीक हो गया सर। दूसरा सर गाड़ी थोड़ा सा मैंने शेयर लिया था DFSM, वो मैं कहा मैं शाहिर भाई ने जना ग्रुप में कोई उसकी हल्की फुल्की सी कॉल दी थी, कोई चार्ट शेयर किया था उसका, तो वो मैंने 18 पे लिया, 18 रुपए पे। 18 उसके पे बारे लिया में था जी 18 रुपए पे, मतलब लिया सर। भी फ्राइडे को लिया यानी कि, तो उस दीवान फारूक में कुछ वॉल्यूम्स तो लगे हैं कुछ दिनों पहले, कुछ इसके बारे में कुछ टेक्निकल्स पे तो आ रहा था कि अच्छा कैपिटल गेन देगा, देख लें अगले 2-3 दिन रेट से ऊपर एक आधा रुपया भी ऊपर जाता है तो उसको बेच दें, अगेन उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या स्विंग करें जो नॉन कंपनीज हैं, किसी भी नए एंट्रेंट को तो ऐसी कंपनीज में चांस लेना ही नहीं चाहिए, उन कंपनीज में चांस लें जो कि फंडामेंटली साउंड है और पता है कि अच्छा कैपिटल गेन और डिविडेंड दे देंगी, तो तभी मोस्टली ब्लू चिप स्टॉक्स ही होते हैं जो अच्छा कैपिटल गेन भी देते हैं और डिविडेंड भी देते हैं, किसी नई इस तरह की कंपनी के अंदर चांस ना लें। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा वैसे ही कितना चलता है, इतना कोई पोटेंशियल है नहीं उसके अंदर, तो हल्का सा प्रॉफिट में आता है, इसको निकालें, और SSGC तो बिल्कुल खाली करते हैं। ठीक है जी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे मल्टीपल क्वेश्चन है। एज ए न्यू इन्वेस्टर अभी अकाउंट खोला है, तो सबसे स्टार्ट में तो आप मुझे कुछ बेसिक पैरामीटर्स बता सकते हैं कि जिसके बेस पे मैं जज कर सकूं कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है कि नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि टॉप पिक्स जैसे आती हैं, टॉप 10 है, कैसे 100 है, KMI 30 है, वो तो बधाई लगते हैं कि स्ट्रांग कंपनी है। लेकिन अगर कोई और कंपनी हो जैसे KMI ऑल के अंदर देख रहा हूँ, तो उसके अंदर हम किस मतलब बेसिक पैरामीटर्स हो जो हम देख सकें यार इस कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है, ये लॉन्ग टर्म के हमें अंदर हमें बेनिफिट देगी। अच्छा, मैं लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से आया हूँ, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि शेयर की फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, मतलब वो करंटली वो इधर अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, किसके ऊपर हमें एक्सपेक्टेडली बाइंग करना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। फर्स्ट हमने एनालाइज कर लिया कि कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है, देन उसके हम्म। ऊपर देखेंगे हम कि इधर उसकी वैल्यू अभी बाइंग की है कि नहीं है, या थोड़ा वेट किया जाए, डिप का वेट किया जाए, या फिर बाइंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, थर्ड ये है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए या फिर नॉन डिविडेंड पेइंग को। अगर डिविडेंड को फोकस करते हैं, जैसे डिविडेंड, अच्छा इसके अंदर ना एक माइंडसेट समझना है मुझे कि कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, जो मेरा माइंडसेट है वो ये कि कंपनी डिविडेंड तो दे रही है, और जो डिविडेंड नहीं दे रही वो जो अमाउंट देनी चाहिए थी वो अपने दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग टर्म के अंदर ज्यादा फायदा दे देंगे। तो ये इज इट एक्चुअल की जो डिविडेंड नहीं दे रही उसका लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न ज्यादा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ जो डिविडेंड दे रही है। ये लास्ट क्वेश्चन एक है, ETFs की तरफ जाना चाहिए या फिर स्टॉक पिकिंग करना चाहिए। अगर सारे फंडामेंटल्स देख लिए हमने, सारी चीज देख ली, और देन उसके बाद भी एक क्वेश्चन आता है कि यार अगर बिल्कुल सेफ साइड जाना चाहिए तो ETFs को फोकस कर लें, जैसे मिजान का ETF है या फिर अल्फा का है, या फिर स्टॉक पिकिंग करके जो हमने रिसर्च की है उसके थ्रू भी प्रोसीड किया जाए। ठीक है, सही है, मैं वन बाय वन एड्रेस करता हूँ। सबसे पहले तो आपका सवाल था एज अ न्यू एंट्रेंट, जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो पहले तो एक चीज एज अ टिप याद रख लेना कि DPS की जो वेबसाइट है ना उसको अंडरस्टैंड जरूर करना, कि उसके अंदर सिर्फ कंपनी की शेयर प्राइस नहीं आ रही होती, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड DPS की वेबसाइट, कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, अनाउंसमेंट में क्या क्या होता है, KMI क्या होता है, KSE 100 में कौन कौन सी कंपनी फॉलो करती हैं, चीजें काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। दूसरी चीज ये कि हमेशा देखो KSE 100 के अंदर कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं KSE 100 इंडेक्स को, जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करती है, फॉर इंस्टेंस FFC पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है, माड़ी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है, OGDC पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है, अटक रिफाइनरी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है, मिजान बैंक पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने देखना है कि इससे होता ये है कि जब आप इस तरह के फंडामेंटली साउंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो मार्केट का एवरेज रिटर्न होता है वही एवरेज रिटर्न आपका भी हो जाता है। एक चीज तो ये। दूसरा, आपने मेरे से पूछा था किसी कंपनी को में जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो उसके फाइनेंशियल्स में क्या चीज देखनी होती है, और अदरवाइज फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। देयर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट अ फेयर वैल्यू ऑफ अ कंपनी। वन सेकंड,
मेरी नज़र में मैं जब किसी कंपनी को देखता हूँ कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, तो मैं उस कंपनी की अर्निंग्स देखता हूँ, मैं उस कंपनी की बुक वैल्यू देखता हूँ। बाय बुक वैल्यू आई मीन कि उस कंपनी की जितने भी एसेट्स हैं वो कंपनी खुद ओन करती है या वो बाय रेंटेड हैं या डेट पे हैं या किस तरह से हैं, ये मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस अटक रिफाइनरी है, मैं अटक रिफाइनरी बहुत रिकमेंड करता हूँ। अटक रिफाइनरी की बुक वैल्यू है 1450 रुपये और शेयर उसकी हाफ प्राइस पे है। तो फॉर मी, और अर्निंग्स उसकी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही हैं, तो फॉर मी, और कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, तो फॉर मी अटक रिफाइनरी इज अंडर वैल्यूड। ठीक है, मैं इस तरह मेजर करता हूँ इस चीज को, और मैं बहुत कुछ फाइनेंशियल्स होते हैं जिनको नजर में रखता हूँ। एक तो चीज ये, एक और चीज, जब भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है ना, उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। उसके अंदर दो तीन चीजें मेरी नजर में बहुत अहमियत रखती हैं। एक, कंपनी के कैश फ्लोज, कंपनी के पास का कैश फ्लो किस तरीके से है, कैश कमिंग इन, कैश गोइंग आउट। सेकंड, कंपनी की अर्निंग्स कैसी हैं, डिविडेंड कम्स लेटर, कंपनी की अर्निंग्स कैसी हैं। और तीसरा, कंपनी की बुक वैल्यू कहाँ पे स्टैंड करती है। एंड देन मार्केट कैप भी कुछ हद तक काउंट करता है, बट ये तीन चीजें मैटर करती हैं। और इस तरह करके मैं अंदाजा लगाता हूँ कि एक कंपनी फंडामेंटली साउंड है या नहीं। एक, इसके अलावा जरूरी नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वही अच्छी कंपनी है, या जो डिविडेंड नहीं दे रही वो अच्छी कंपनी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। यस, दैट इज करेक्ट। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इनिशियल में डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती, वो अपना पैसा री इन्वेस्ट करती हैं एक्सपेंशन के अंदर। और वन गुड एग्जांपल इज एंग्रो एच। एंग्रो एच टावर बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर रही है। लेटर डाउन द लेन वो डिविडेंड्स देना शुरू कर देगी और आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कंपाउंडिंग क्रिएट इज अ वेरी गुड कंपनी। तो बहुत सी कंपनीज होती हैं, और जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसकी शेयर प्राइस में एडजस्ट भी जरूर होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, डिविडेंड मनी इज नॉट फ्री मनी। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल था आपका ईटीएफ को लेके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मैं ये कहता हूं कि कोई भी नया बंदा मार्केट में एंटर कर रहा है तो ईटीएफ इज अ वेरी वेरी सेफ ऑप्शन। ईटीएफ इज अ मिक्स ऑफ द बेस्ट कंपनीज। अगर आपने शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ आई थिंक दो हैं, एक मिजान ईटीएफ है, एक महाना ईटीएफ है। आई प्रेफर महाना ईटीएफ, एवरीवन प्रेफर्स मिजान ईटीएफ। मुझे महाना ईटीएफ अच्छा लगता है बिकॉज उसके पीछे जो मैनेजमेंट है, दे आर दे आर वेरी डेडिकेटेड, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट वो किस तरह के स्टॉक्स एलोकेशन अपनी कर रहे हैं। और अभी वो ईटीएफ है भी नया, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे मिजान ईटीएफ की, तो आपको एलोकेशन मिल जाएगी कि किन किन कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्टेड है। आपको महाना ईटीएफ की भी मिल जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली आपको ये ईटीएफ चूज कर सकते हो। बट इट इज ईटीएफ के अंदर डोंट एक्सपेक्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन उस तरीके से नहीं होता, डिविडेंड देता है, कंपाउंडिंग के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है ओवर द हराइजन फॉर मोर देन 10 ईयर्स 15 ईयर्स, ईटीएफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन। लॉट मिलती है, एक शेयर नहीं खरीद सकते उसका, आई थिंक 500 या 1000 की लॉट होती है, आप उसकी बाइंग करो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, इट इज अ गुड ऑप्शन। तो आपने मुझसे पूछा था कि मेरे लिए क्या ठीक होगी, मैं स्टॉक सिलेक्शन करूं या ईटीएफ करूं। आई वुड सजेस्ट स्टॉक सिलेक्शन भी करो। ठीक है, स्टॉक पे खुद भी करो, अपने एएससी 100 को देख के कौन सी कंपनी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रही है, ब्लू चिप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। एग्रेसिव स्टॉक्स के अंदर अभी ना जाओ, और ईटीएफ भी साथ साथ बाय करते रहो, लॉन्गर होराइजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ भी मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने ऑलमोस्ट मेरे पास 2.5 मिलियन है और ठीक है, मैंने उसमें से 20 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका हूँ। 2 मिलियन, सॉरी, कितना? 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 2 मिलियन। मिलियन। ठीक है, और अभी 500 के मेरे पास अभी हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक और है। मतलब मैं 2 मिलियन के अंदर मैंने SLGL भी खरीदा हुआ है और पाक कतर भी खरीदा हुआ है। और पाक कतर की मेरी बाइंग है, एवरेज प्राइस 24.17। ठीक है, और SLGL की मेरी प्राइस है 16.85। तो आप क्या कहते हैं, से बढ़ेंगे या फिर मैं इन्हें सेल आउट कर दूं? दोनों स्विंग देंगे, दोनों होल्ड करो, दोनों अच्छी स्विंग प्रोवाइड करेंगे। और जैसे हमने मैंने शो जी में भी रेकमेंड किया था, जी हमने जी हफ्ता नामा में एसएलजीएल भी रेकमेंड किया था, और दूसरा पाक कतर है, राइट। जी जी। दोनों अच्छी स्विंग देंगे। अभी तो मैंने भी पीछे किसी भाई को भी रेकमेंड किया पाक कतर, कोई मसला नहीं। और मेरे पास ये सिस्टम लिमिटेड के भी मेरे पास काफ़ी शेयर्स पड़े हुए ना, जैसे 2000 शेयर्स हैं। और वो उसकी मेरी एवरेज प्राइस है 149.92। तो इससे सिस्टम्स जी सिस्टम्स के हवाले से देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सिस्टम्स टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इज द मोस्ट साउंड कंपनी। लॉन्ग टर्म ओके। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, कैपिटल गेन भी देती है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे से बिजनेस मॉडल की बात करोगे ना सिस्टम्स के, तो वो मुझे आने वाले कुछ वक्त के अंदर लगता है कि ऑब्सोलीट हो जाएगा। जिस तरीके से अच्छा। दे आर लैकिंग बिहाइंड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिजनेस मॉडल्स के अंदर, देखो। बट एज फार एज स्टॉक मार्केट्स आर कंसर्न, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सिस्टम्स अच्छा कैपिटल गेन भी देगा, डिविडेंड भी देगा। बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन पे मैं नहीं बता सकता, वो तो टाइम ही बताएगा। और मतलब आप कोई एडवाइस करते हैं स्टॉक जो ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा मतलब वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक रखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? यट आप हमारे ग्रुप के अंदर हो, स्विंग के अंदर, जी जी प्लेटफॉर्म जी। के अंदर। दोज आर द टॉप पिक्स जिस पे आपको नजर रखने की जरूरत है। बस मेरा यही था, थैंक यू सो कुछ मच। बता दूं यहाँ पे, ग्रुप से देख के बता दूं? बता दें, मैंने बल्कि ग्रुप में मैं खुद ही देख लूँगा। बेस्ट है। अगर थैंक यू। आपने स्टॉक वॉच रखना है तो जो हमारी टॉप जी पिक्स आती हैं, जैसे अभी हम दोबारा शेयर करेंगे कल के लिए, और जो हम बाय द वे जो हम शेयर करते हैं वो
प्रॉपर उसके पीछे 8-10 बंदों की टीम होती है, दे फाइनलाइज, दे सी द चार्ट्स, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी, उसके बाद वो शेयर की जाती हैं। वॉच करने के लिए वो ठीक है, हर शेयर खरीदना नहीं है, उस पर थोड़ी सी अपना भी वर्किंग करना। उसके बाद हाँ, जो लिस्ट चाहिए उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो जी अच्छा आपको कैपिटल गेन प्रोवाइड कर सकते हैं। पीएसओ दे देगा आपको, सर्ट दे देगा, पीको के अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है, एमएलसीएफ स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं, और जी जी मेपल लीफ के अंदर कर लोगे, मेपल लीफ भी एक अच्छी स्विंग करा देगा आपको। उसे मैं करंट पे मतलब बाय कर सकता हूँ अगर मतलब हाँ मार्केट हाँ का। हाँ, रेट्स वहां पे मेंशन है, देख लेना। मैंने लास्ट टाइम किसी एक जूम सेशन के अंदर किसी को रेकमेंड किया कि ग्रुप में 8-10 स्टॉक्स दिए हैं, भाई ने सारे स्टॉक्स खरीद के नेक्स्ट मीटिंग में मेरे पास आ गया कि मैंने खरीद लिए, 6 फायदे में 4 नुकसान में। मैंने कहा सर अच्छा उसमें से वॉच करने के लिए, वो बाय सारे नहीं करने, जी उनसे जी अपनी वर्किंग करके जरूरी होता है। ठीक है, ओके थैंक यू सो मच साथ में। यूर वेलकम जी। साहब मेरा एक शॉर्ट सा ही क्वेश्चन है। मुझे काइंडली 3 स्टॉक्स के बारे में बता दें। एक है टॉम सी एल, ठीक है, एक है PAEL, पेल कहते हैं शायद उसको, ठीक है। और तीसरा भी आपने किसी को एडवाइस भी की है, SSDC। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि SSDC को आप क्यों मना कर रहे हैं। प्रेमा प्रेमा नाम का स्टॉक है, प्रेमा ठीक आई है, थिंक ये। हाँ, तो उसमें मतलब मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, उसमें मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब लॉस है, मतलब जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना लॉस उसमें होगा। मतलब उसमें मेरी 37 की बाइंग है और वो आजकल शायद 31 के आसपास है, कोई 20% का मतलब उसमें जो है ना वो मुझे लॉस है। तो उसमें आप क्या गाइड करेंगे कि उसको वेट करना चाहिए, वो रिकवर होगा, या जो भी आप स्ट्रेटेजी रिकमेंड करते हैं वो बता दें। सर मैं प्रेमा तो प्रॉपर ट्रेडिंग वाला आइटम है ना, कुछ टाइम होल्ड करें, रेट टू रेट आ जाएगा, प्रॉफिट में भी आ जाएगा, उसको निकाल देगा। मैं एसएसडीसी ने एक बार डिविडेंड दिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है या स्विंग करनी है तो बेहतर ऑप्शंस हैं एसएसडीसी से आपके पास, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता एसएसडीसी को लॉन्ग। एक बार डिविडेंड दिया है, अर्निंग्स भी खास नहीं है उसकी, तो उससे बेहतर है आप एसएनजीपी में इन्वेस्टमेंट कर लें, या फंडामेंटली साउंड और भी बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें आप जा सकते हैं। प्लस देयर इज वन मोर थिंग, आपने मुझसे पूछा है पार्क इलेक्ट्रॉन का और टॉम सीएल का। सर टॉम सीएल एक्सपोर्ट बहुत अच्छी कर रही है, परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर रही, मिडिल ईस्ट में भी कर रही है, मीट एक्सपोर्ट उसकी बढ़ रही है, लेकिन उसकी बुक्स में उस तरीके से रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको टॉम सीएल रिकमेंड नहीं करता। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ भी है, देखें जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप उन सेक्टर्स के अंदर करते हैं जो ज्यादा चल रहे होते हैं मार्केट के साथ। फॉर इंस्टेंस ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग नेवर डिसअपॉइंट्स, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन नेवर डिसअपॉइंट्स, ऑयल एंड मार्केटिंग नेवर डिसअपॉइंट्स, रिफाइनरी, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपको बार बार खेलने का मौका मिलता है। तो आई वुड ये से पार्क इलेक्ट्रॉन भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, अर्निंग्स बेहतर हो रही है कंपनी की, आगे जाके बहुत बेहतर हो जाएंगी, कर लें आप इन्वेस्टमेंट उसमें। टॉम सीएल आई वोंट रिकमेंड, टॉम सीएल में तो अभी नेशनल फूड्स नॉन शेयर हो गया, वरना मैं आपको नेशनल फूड जरूर कहता कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, डिविडेंड भी अच्छा देता है, उसने ओवर द टाइम कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा दिया है, कंपाउंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बट टॉम सीएल। क्योंकि टॉम सीएल साथ भाई उसमें मैंने उसमें ना 2-3 दफा ट्रेडिंग की है, और मैं मतलब जो है ना आप समझे कि 8 से 10% मैंने हमेशा उसमें जो है ना गेन मैंने मुझे मिला है। ठीक तो है, मतलब ट्रेडिंग के लिए तो मैं मतलब उसको यूज करता ही हूँ। तो चलिए ठीक है, आप गाइड कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए वो मतलब जो है वो इतना रिकमेंडेड नहीं है। मतलब जिस दिन उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करने लग गई ये चीज, जिस दिन खबरें तो आ रही होती है ना, मतलब उसने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स अपनी स्टार्ट कर दी, फलाने के साथ उसकी आपस में वो होगी, पार्टनरशिप होगी, बट देन अगेन अनलेस, एवेंसियन की एग्जांपल ले लें, बहुत सी चीजें हैं जो कंपनी बहुत से प्रोजेक्ट्स क्लोज कर रही है, बट देन अगेन अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो मैं उस पर अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर नहीं सकता। मुझे तो कंसर्न है उसकी, वो कमा कितना रही है, उसकी स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में कितना आ रहा है कि उसने कितना मुनाफा किया, उसको कितना कैश फ्लो है। जब इतने प्रोजेक्ट्स होने के बाद टॉम सीएल अगर उसकी रिपोर्ट्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो फिर मेरे लिए तो चीज मायने नहीं रखेगी ना। ट्रेडिंग तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, ट्रेडिंग में तो आप बुक्स नहीं देखते ना, ट्रेडिंग में तो आपने ये देखना है वॉल्यूम लग रहा है, तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो मेरे इफर्ट के हवाले से है कि व्हाई इट इज सो रेंज बोर्ड सिंस लाइक लास्ट मेनी मंथ्स, इवन के गिर भी नहीं रहा था। ऑलमोस्ट साल से ज्यादा हो गया रेंज पाउंड है। जी जी, इवन के गिर भी नहीं रहा, इट इज नॉट फॉलिंग, इट इज जस्ट यू नो स्टेबल है वहां पे, लेकिन क्यों है ऐसे? और दूसरा मुझे EPCL का बता दें कि क्या वो क्योंकि अभी वो काफी आई थिंक 10% के करीब 8-10% के करीब नीचे आ चुका है, 37 तक 38 तक गया था और फिर अभी नीचे आया हुआ। तो इज इट अ गुड ऑप्शन टू यू नो पुट इन मोर मनी इन EPCL? एंड लास्ट इज ATRL के ATRL क्या 800 समथिंग पे बाय करना अभी मुनासिब है, या वी शुड वेट फॉर लाइक 850 के करीब आए तो फिर उसको? ये तो मेरे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं सेकेंडली ये एड्रेस कर दूंगा, मैं ये एड्रेस कर दूंगा आपको। श्योर श्योर ठीक है, श्योर। चलिए सबसे पहले ईफेट की बात करते हैं। ईफेट ऑलमोस्ट साल 1.5 साल से रेंज बाउंड ही चल रहा है, 200 210 इस तरह करके 20 इसके आसपास ही चल रहा है। ईफेट जो है ना इन्वेस्टर्स का एक टाइम से बड़ा फेवरेट स्टॉक है, लोग लेते हैं
फंड्स भी इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। लेकिन अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी हो देन यू हैव बेटर ऑप्शंस देन ईफर्ट। यू कैन इन्वेस्ट इन फातिमा फर्टिलाइजर, यू कैन इन्वेस्ट इन 4G फर्टिलाइजर। लेकिन मसला ईफर्ट के अंदर भी कोई नहीं है। बट देन अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ठीक है, अगर आपको इस रेट पे भी मिल रहा है आप इसकी बाइंग करते रहें, अपनी कैपिटल जो है बढ़ाते रहें, ईफर्ट के अंदर कोई मसला नहीं है। हाउएवर अगर तो मजीद बाइंग करनी है तो डाइवर्सिफिकेशन अपनी थोड़ी सी आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा बढ़ा लें इंस्टेड ऑफ हैविंग इट इन जस्ट 2 स्टॉक्स। दूसरा आपने बात की थी एंग्रो पॉलीमर की, कोई मसला नहीं है, एंग्रो पॉलीमर में भी आप उसमें बाइंग कर सकते हैं मजीद। इट इज अ गुड कंपनी, ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, सेम एज ईफर्ट ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, एंग्रो पॉलीमर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी क्वांटिटी है आपके पास और किस लेवल पे बाइंग किया आपने एंग्रो पॉलीमर की? मेरे पास आई हैड लाइक 12,000, लेकिन जो अभी 37 समथिंग पे गया था तो मैंने उसके ऊपर 5,000 सेल कर दिया था। तो अभी मेरे पास सिर्फ 6,000 है, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं 5,000 10,000 मजीद ले लूँ, उससे एक तो ये होगा कि मेरी आई थिंक 34.5 की एवरेज है, तो वो भी नीचे आ जाएगी, और दूसरा भी आई थिंक 32 पे आया हुआ है। तो अगर लॉन्ग टर्म नॉट वेरी लॉन्ग टर्म, लाइक 1-2 महीने में अगर अच्छा है तो फिर आई कैन बाय एंड देन आई कैन सेल आउट अगेन। स्विंग आपको करा देगा, बट मैं एक और चीज यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, रेस्ट जैसे आपको बेहतर लगे। अगर स्विंग के लिए भी जा रहे हैं ना, डोंट जस्ट रिलाई ऑन एंग्रो पॉलीमर, आपको बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगी स्विंग के लिए। ठीक है, आप एलसीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको एक अच्छी स्विंग करा देगा वो, ठीक है, केमिकल के अंदर ही। बट एंग्रो पॉलीमर अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता है, सेल इट 50%, मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है लगी के अंदर चले जाएगा, लगी कोर इंडस्ट्रीज में, और आपको एक अच्छी स्विंग करा देगा। तीसरी चीज आपने अटक रिफाइनरी की बात की थी, अब प्लस इन्वेस्टमेंट आपने कहा तो 2 मंथ्स इज नॉट इन्वेस्टमेंट पीरियड, बेसिकली इट्स अ गुड स्विंग पीरियड किसी भी स्टॉक को लेके। तीसरा आपने अटक रिफाइनरी की बात की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस प्राइस पे भी मिल रहा है, आप इसको बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएगा, कैपिटल गेन के लिए करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आता है तो बाइंग कर लें इसकी मजीद, तो आपको अच्छी स्विंग ट्रेड भी करा देगा। पर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एटीआरएल बिल्कुल फंडामेंटली साउंड कंपनी है, अंडर वैल्यूड भी है, कोई मसला नहीं है इसमें। साथ भी उस पर थोड़ा सा बताएं एयर लिंक के बारे में। 165 की बाइंग है, और ठीक है, अभी वो मतलब 139 के ऊपर है, जबकि सुफियान भाई ने बताया भी था कि इसका लोएस्ट 155 है, जो एलएस था। तो आई वाज नॉट ठीक है। एबल टू मेक एग्जिट। अब बताएं कि क्या किया जाए, वेट करें, थोड़ा स्विंग दिखेगा? आप शेयर्स किस लिए लिए थे? लॉन्ग स्विंग के लिए लिए थे या इन्वेस्टमेंट के लिए सर? एंड सर स्विंग के लिए, इट्स नॉट लाइक कि इन्वेस्टमेंट कर दी और बैठ गए, इट्स जस्ट फॉर 1 और थोड़ा 2 मंथ मैक्सिमम। थोड़ा सा सर टाइम तो लगेगा स्टॉक ऊपर आते हुए, एक तो रेट से काफी नीचे आ चुका है, प्लस टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो इट विल टेक इट्स ड्यू टाइम। अगर आप मेरे से इन्वेस्टमेंट के लिए बात करेंगे तो मैं आपको कहता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। कंपनी खुद भी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फोन्स मैन्युफैक्चर करती है, साथ में इसका एक नई सब्सिडरी भी आई है जिसका आईपीओ आया है यस, सेलेक्ट आई बिलीव। तो यस, कोई ऐसा मसला नहीं है। रही बात स्विंग की सर, तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगी अपना रेट रिकवर करने के लिए। थोड़ा कम लॉस जहाँ पे होता है तो कुछ कैश अपना फ्री कीजिए, ताकि किसी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर के अंदर जाएं जहाँ पे अट्रैक्टिव स्विंग मिले। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, देखा करें कि किस सेक्टर के अंदर ज्यादा स्टॉक्स चल रहे हैं। रिफाइनरी सेक्टर चल रहा है, ऑटो सेक्टर चल रहा है, अगर स्विंग लेनी है तो मेक श्योर करें कि आगे वो सेक्टर भी चल रहा हो और स्पेसिफिक स्टॉक्स में भी वॉल्यूम लग रहे हो, ओनली देन डाइव इन दैट ठीक है। स्टॉक। तो इफर्ट का भी थोड़ा सा आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, 2-3 भाइयों ने पूछा भी है। तो अब इसकी वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स की मीटिंग अनाउंस हुई है गेस ऑन 29th ऑफ जुलाई। तो मैं उसमें भी स्ट्राइक हूँ 200 पे। तो उसमें वुड यू थिंक कि ये 200 क्रॉस करेगा, या कि इसको भी करेगा 195? 200 पे ईफर्ट पे स्टक होना इज नथिंग टू वरी। अच्छा ठीक एंग्रो है। फर्टिलाइजर में इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपको बाइंग कितने की है आपकी? वो 16,000 शेयर है एंड 199 के ऊपर है बाइंग। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, प्रॉफिट में आ जाएंगे, हाँ प्रॉफिट में आ जाते हैं। ईफर्ट इज नॉट अ स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, इट इज अ स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके। ये मिक्स ना कीजिएगा दोनों चीजों को। ईफर्ट एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, लॉन्ग टर्म पे अच्छी कंपाउंडिंग कराएगा। अगर आप उससे एक क्विक फास्ट ट्रेडिंग एक्सपेक्ट करें तो वो नहीं होती। बाकी आपकी बाइंग ठीक है, बेहतर प्रॉफिट में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। चलें, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीयत से 80% तो अपनी होल्डिंग हुई है, लेकिन ठीक है, 20% मैं जो ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ अमूमन वो सारे ही लॉस में जा रहे होते हैं। ट्रेडिंग्स भी मेरी ठीक है, जो अनफॉर्चुनेटली जो कॉल्स में लेता हूँ वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट ही की तरफ रहना चाहिए, मेरा लॉन्ग टर्म ही है पर्सपेक्टिव, और उसमें सबसे ज्यादा जो मेरा लॉस है वो एवेंसियन और एयर लिंक में है, तो क्या मुझे एग्जिट कर देना चाहिए? इन दोनों का मिला के मेरा को 32% लॉस है इन दो शेयर्स के अंदर। ये ट्रेडिंग के लिए लिया था जिसमें लॉस है दोनों में? जी, वो लिया तो स्विंग ट्रेड के लिए ही था, लेकिन जब ये थोड़े से मामला अप डाउन हुए हैं तो उस दौरान तो जी मैं मतलब उनको सेल नहीं कर सका, एग्जिट नहीं कर सका वापस, तो वो अच्छा खासा लॉस शो कर रहे हैं। तो क्या मुझे ठीक है। एग्जिट कर देना चाहिए? मुझे होल्ड करने में मसला नहीं है? 20% कैश रखा ही इसलिए जाता है किसी इन्वेस्टर के लिए कि उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग ऑन डिप की तो वो कर सकता है। पाक कतर तकाफुल इसलिए दिलवाया हमने, क्यूटेक में प्रॉफिट हुआ, डीजीकेसी में प्रॉफिट हुआ। ये स्टॉक्स हम जब भी बताते हैं किसी को, वी ऑलवेज टेल
शोज के अंदर भी, ग्रुप्स के अंदर भी, कि नॉट मोर देन 20% ऑफ योर कैपिटल साइज जो एलोकेटेड हो इस काम के लिए सर। बाकी आप अगर मुझे रेट्स बता सकें, अगर आपको याद हो, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि बेचना चाहिए या होल्ड करें। एवेंसियन जो था वो मैंने 55 पे बाइंग थी ठीक है, और मैं उसको एवरेज आउट करता रहा हूँ, अब भी वो 43 पे तकरीबन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। और इसके अलावा जो एयर लिंक थी वो मेरी 85 की बाइंग थी, लेकिन वो अब मेरे पास जो एवरेज आउट करके ना 160 तक आ गई है। एग्जिट कर जाए सर दोनों स्टॉक्स में से। इमीडिएटली एग्जिट कर दूं या कुछ है पॉजिटिव? नहीं सर, पॉजिटिव ओके, स्विंग ट्रेड के लिए लिया, फ्री कैश रखा, एग्जिट कीजिए और बेहतर स्विंग की ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। बस कल ऑयल की ओपनिंग बेहतर होती है तो शायद कुछ बेहतर रेट के ऊपर आ जाएंगे स्टॉक्स, ज्यादा तो नहीं रिकवर करेंगे, शायद थोड़े बहुत कर जाएं। वी आर बुलिश ऑन मार्केट ऑन मंडे। चलें ठीक है, जैसे ही यानी कि पॉजिटिव इसमें कैंडल हो तो इसको एग्जिट कर लो। तो पॉजिटिव कैंडल कब होगी इसका मैं कुछ नहीं बता सकता। एयरलिंक और एवेंसियन, एवेंसियन तो खड़ा भाई है जी स्विंग ट्रेड तो वाला। सर इमेज रीड के हवाले से भी बता रहे हैं, वो भी कोई 20% लॉस है मेरा। इमेज वो रेट मैंने सही है, कोई मसला नहीं आईपीओ है, में लिया था 10 रुपए पे। कोई कोई मसला नहीं है। इमेज रखें, अभी मजीद एवरेज आउट ना करिएगा उसको। मैं मतलब वो 7.9 से 8.30 के बीच में घूमता रहता है, तो मैंने कई दफा कोशिश की है कि 7.9 पे उसकी कुछ बाइंग करके 750 पे एग्जिट करूं। क्या ये स्ट्रेटजी हो सकती है? हो सकती है, लेकिन अगर मजीद एवरेज आउट ना करिएगा उसको, प्रॉफिट में आता है निकाल दें, एवरेज आउट ना करना आप उसको मजीद, ये मैं जी सजेस्ट करूँ। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र साद भाई, मोहम्मद राफे हियर फ्रॉम दुबई। साद भाई, मुझे कुछ स्टॉक्स को लेके आपसे पूछना था कि कुछ मैंने ऊपर पे बाइंग की हुई है, अब मैं जो स्टॉक बाय करता हूँ वो नीचे आ जाता है। अब ये मेरा लक है या क्या कहें इसको, मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर दो तीन स्टॉक्स हैं, ये एसपीएसएल है, एसपीएसएल की न्यूज भी आई थी, तो ये न्यूज के बाद जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन अब ये मुस्तकिल नीचे ही है। तो इसकी 2096 की मेरी बाइंग है एसपीएसएल की। कोई मसला नहीं है, होल्ड करें, कोई इसका नहीं मसला है, नहीं है होल्ड स्पेस करना में। है। नेक्स्ट। और ये दूसरा प्रेमा 3677 की बाइंग है। प्रॉफिट में चला जाएगा, प्योर ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं लिया ना? नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया था मैंने, ये है कि लाइक फॉर 1 मंथ और मंथ्स के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी ये तकरीबन महीना होने वाला है, ये मेरा प्रॉफिट में नहीं गया, लॉस ही है। आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड नहीं है। ऐसा एक ही है। महीने 2 महीने के लिए स्टॉक लेना, दिस मीन्स कि आपका राफे साहब ऑब्जेक्टिव डिफाइंड नहीं है। 2 महीने के ऑब्जेक्टिव लिए कोई डिफाइन इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बिल्कुल सही दो कह रहे हो। महीने के लिए स्विंग होती है, और स्विंग के लिए प्रेमा ठीक स्टॉक है, उस हिसाब से आपने ठीक किया है, कोई मसला नहीं है। और ये आ जाएगा प्रॉफिट में, इसको निकाल दिएगा फ्री कैश से, किसी और स्टॉक के अंदर जाएगा। एसपीएसएल होल्ड करें सर, ये चला जाएगा प्रॉफिट। यहाँ पे किसी की और व्हाट 22 डू की यू थिंक बाइंग थी, अबाउट मैंने सर? तो उसको भी कहा है कि होल्ड करें। जी जी, मैंने सुना वो। एंड व्हाट अबाउट सर बीको स्टील मैं सुन रहा था, मैंने देखा था सुफियान साहब का कि वो कह रहे थे लाइक इसका टारगेट कुछ 7 और 750 और 8 का है। तो अब ये बीको स्टील मैंने लिया हुआ ऊपर था, बट मैंने इसको एवरेज कर आके अभी 30 कितने पे ले आया इसको, मैं 583 पे ले आया। 580? कितना वॉल्यूम है आपके पास बीको का? ये तकरीबन मेरे पास इसके 25,000 शेयर्स हैं सर। 25,000 शेयर हैं। बीको होल्ड करें सर, ये प्रॉफिट में चला जाएगा, और जैसे ही प्रॉफिट में जाता है ना, अब कंप्लीट कैपिटल निकाल दिएगा इसमें से। ठीक है, बीको में से निकाल अच्छा। दिएगा जैसे ही प्रॉफिट में जाएगा ये, और शिफ्ट टू एनी अदर कंपनी। और मैं एक और चीज बता दूं यहाँ पे, स्टॉक मार्केट के अंदर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर लॉन्ग टर्म। 100% लॉन्ग टर्म, अगर आपको 100% ही ट्रेडिंग करनी है, तो और ट्रेडेबल एसेट क्लासेस भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट इज बेसिकली मोर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्विंग ट्रेड्स, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पोर्टफोलियो जरूर एलोकेट कीजिए। ठीक है जी। और सर ये सेलेक्ट लिया था मैंने तकरीबन 6,000 शेयर्स, लेकिन वो अभी डाउन पे ही चल रहा है। नहीं, सेलेक्ट आ जाएगा, तो सेलेक्ट को थोड़ा सा टाइम लगेगा परफॉर्म करने के लिए। क्या एवरेज है आपकी सेलेक्ट की? वही 34 पे लिया हुआ मैंने, अभी इसको एवरेज कोई किया नहीं है मसला नहीं मेरा है, ये हो टोटल जाएगा जो है। प्रॉफिट में, प्रॉफिट में आया तो निकाल दिएगा। ठीक है, और ये दो मुझे और बता दीजिए प्लीज, जीजीएल और के इलेक्ट्रिक। जीजीएल की मेरी बाइंग है 2499 की, ठीक है। और के इलेक्ट्रिक की है 838 की। थैंक यू ना, थैंक यू। जीजीएल भी निकालें सर, कि क्या पाएंगे जीजीएल की? 24 जीजीएल 2499 की बाइंग है सर, 10,000 शेयर्स हैं। रेट प्रॉफिट में जैसे ही निकलता है, 1 रुपया भी प्रॉफिट में जाए, इसको बेच दिएगा। और के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक तो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक ही नहीं है। क्या पाएंगे के इलेक्ट्रिक की? 838 की बाइंग है सर, 10,000 शेयर्स हैं। हाँ, के इलेक्ट्रिक प्रॉफिट में आएगा। के इलेक्ट्रिक प्रॉफिट में आता है, 100% कैश खुला करें इधर से। पेनी स्टॉक्स के अंदर अपना सारा कैपिटल ना डालें, अपना कैपिटल डालना है तो फंडामेंटली साउंड हम्म। स्टॉक्स के अंदर अपनी स्विंग ट्रेड करें, और वो ज्यादा बेहतर होता है। डोंट पुट ऑल योर मनी इन पेनी स्टॉक्स। सही। और ये सर दी ऑर्गेनिक मीट का प्लीज एक बता दीजिएगा, 45.8 की बाइंग है। ऑर्गेनिक मीट मेरी नजर में फंडामेंटली साउंड नहीं है।
नहीं है, तो मतलब अभी लॉस भी हो रहा है तो निकाल दूं? हाँ TOMCL मेरी नज़र में बस ठीक ठीक कंपनी है, ओके ओके, इट्स नॉट वेरी गुड परफॉर्मिंग कंपनी। ठीक है सर, बस यही था। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस।